Hi guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive, and today we are going to continue with the chapter Budget and Budgetary Control. Okay, so in the last class we were discussing about how many types of budgets are there and हम लोगों ने functional budget क्या है ये भी discuss कर लिया था. So coming to the types of functional budget, जिसमें first आता है sales budget. Sales budget क्या है? Forecast करना कि at the end of a particular period total sales कितना होगा in terms of मनी और क्वांटिटी और बोथ. मतलब कि कितने रुपए का सेल होगा या फिर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का सेल होगा या फिर दोनों, यानी कि टोटल कितने पैसों का सेल होगा और कितने यूनिट्स सेल होंगे. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द सेल्स बजट इज टू फोरकास्ट एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. तो जब हम लोग सेल्स बजट बनाते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोगों का फोरकास्टिंग या हम लोग का जो सेल्स एंटिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए. इट शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड. फिर बोल रहा है जो सेल्स फोरकास्ट होते हैं वो सब कौन प्रिपेयर करता है? सेल्स मैनेजर प्रिपेयर करते हैं एंड ही इज असिस्टेड बाय द मार्केट रिसर्च पर्सनल. So coming to the next topic, that is factors to be considered while preparing sales budget. So आजकल का जो बिजनेस वर्ल्ड है वहाँ पे किसी भी बिजनेस का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है किस चीज पर? द अमाउंट ऑफ सेल्स इट इज गोइंग टू मेक. सो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोग का सेल्स बजट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही मेटिकुलसली प्रिपेयर किया जाए. और किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है इट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. सो आजकल के डेट में यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया है, इन द प्रेजेंट एरा इट इज इनडिस्पेंसेबल टू एस्टैब्लिश द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इवन बिफोर इट इज प्रोड्यूस्ड. मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले ही उसके लिए डिमांड क्रिएट करना आजकल मार्केटिंग का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है. A good amount of experience must be necessary to prepare the sales budget. एक प्रॉपरली और मेटिकुलसली एक सेल्स बजट को प्रिपेयर करने के लिए सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी देयर. मतलब जो भी बजट बनाया जा रहा है उसमें सर्टन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहना ही चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ही वेग हो जाता है. वो उस बजट का कोई काम ही नहीं रहता है जो ज्यादा रिलेटेबल ना हो. सो कमिंग टू सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि सेल्स बजट को प्रिपेयर करते टाइम हम लोगों को ध्यान में रखना है. द फर्स्ट वन इज द लोकेलिटी ऑफ द मार्केट. मतलब है हम लोग कौन सी मार्केट के लिए अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेदर इट इज फॉर डोमेस्टिक यूज और इट इज टू बी एक्सपोर्ट. किस एरिया में ये प्रोडक्ट को हम लोग सेल करने वाले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम लोग इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं बाहर कहीं पर, तो उस हिसाब से हम लोग उस प्रोडक्ट का सेल्स कितना होगा, सेल्स बजट कैसे प्रिपेयर करना है वो डिसाइड करेंगे. सेकेंड है द टारगेट कस्टमर्स. टारगेट कस्टमर्स मतलब हम लोग मार्केट के किस ग्रुप को, किस सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं. मतलब इट इज मेंट फॉर विच ग्रुप ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट. जैसे कि हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ऑडी को हम लोग सेल कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली फॉर अ एलीट क्लास ही है, वो एक नीश सेगमेंट है. उसका सेल्स भी हम लोग उसी हिसाब से ही सेल्स बजट बनाएंगे, क्योंकि ऑडी हर कोई नहीं खरीद सकता है. तो उसका भी जब हम लोग एक सेल्स बजट बनाएंगे इट शुड बी रिलेटेबल. मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों का जो टारगेट कस्टमर है या टारगेट ग्रुप है वो कौन है. थर्ड है द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. मतलब द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड एंड देयर पॉपुलैरिटी अमंग द टारगेट कस्टमर्स. सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डव शैम्पू ले लेते हैं एग्जाम्पल में. सो हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो डव शैम्पू का मार्केट में ऑफर किया और उनका पॉपुलैरिटी क्या है अमंग द टारगेट कस्टमर्स, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. तो अगर हमें पता है कि पिछले साल हम लोगों ने इतना नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफर किया था और उसमें से लोगों का रिएक्शन ये है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स सेल हो गए, तो उस हिसाब से भी हम लोग आगे का सेल्स बजट प्रिपेयर कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट बोल रहा है द मार्केट शेयर ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड द टोटल मार्केट. मतलब है जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा डव शैम्पू का, तो हमें ये देखना है कि उसका मार्केट शेयर कितना है और
वो मार्केट शेयर वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और टोटल मार्केट को किस हिसाब से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको भी ध्यान में रख के हमें उसका सेल्स बजट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बोल रहा है द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केटिंग पॉलिसी ऑन द करंट सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हम लोग का जो अभी का मार्केटिंग पॉलिसी है, जो हम लोग का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसका करंट ईयर के सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको देख के हम लोग, हो सकता है हम लोग का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थोड़ा सा ऑल्टर करें और अकॉर्डिंगली हम लोग उसका इफेक्ट देखेंगे आने वाले जो हम लोग का बजटिंग पीरियड है उसके सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू पे। नेक्स्ट बोल रहा है द मार्केट शेयर ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द कंपनीज सेल। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था डव शैम्पू का, तो यहाँ पे डव शैम्पू का कॉम्पिटिटर कौन है, बहुत सारे हैं, जैसे कि क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क। तो उन सारे कंपनीज का, उन सारे ब्रांड्स का जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब का डव शैम्पू के सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना है सेल्स बजट बनाते टाइम। नेक्स्ट है सीजनल फ्लक्चुएशन इन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इजी वॉश, जिसको हम लोग यूज करते हैं विंटर क्लोथ्स को वॉश करते टाइम, वो ऑब्वियसली विंटर सीजन में ही ज्यादा सेल होगा उस प्रोडक्ट का, समर सीजन में उतना नहीं होगा, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है बजटिंग करते टाइम। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेल्स। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा स्पेंड किया है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे टोटल सेल्स के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग का बजटिंग पीरियड है वहां पे कितना स्पेंड करना चाहिए हमें एडवर्टीजमेंट पे और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल्स पे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हम लोग का कंप्लीट हो रहा है सेल्स बजट, और आज हम लोग सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट, दो टाइप के बजट्स के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीटली, यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज अ प्रोडक्शन बजट। द प्रोडक्शन बजट इज अ फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द बजट पीरियड। ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने सेल्स बजट बनाया था कि सेल्स बजट क्या था, एक पर्टिकुलर पीरियड में हम लोगों के प्रोडक्ट का कितना यूनिट्स सेल होगा, वैसे ही हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो हम लोग इसमें ये फोकस्ट करेंगे कि आने वाले पीरियड के लिए, यानी कि जो बजट पीरियड है उसमें हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। और ये जो प्रोडक्शन बजट है इट इज प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट है प्रोडक्शन वॉल्यूम बजट फॉर द फिजिकल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि 1000 यूनिट्स या फिर 2000 यूनिट्स, एंड द सेकेंड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग बजट डिटेलिंग द बजटेड कॉस्ट। मतलब पहला है कि हम लोग कितने नंबर ऑफ फिजिकल यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा है उन लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा अंडर द हेड मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन प्रोडक्शन बजट। सो किसी भी बिजनेस कंसर्न का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेल्स बजट बनाना, और सेल्स बजट जब खत्म हो जाए तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को ये देखना है कि इतना सेल्स अचीव करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। सो यहाँ पे भी वही सेम चीज बोला है कि प्रोडक्शन बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन वॉल्यूम बजट एंड द सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें प्रोडक्शन बजट बनाते टाइम ध्यान में रखना है। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन प्लान। जब भी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम लोग का मोटिव क्या रहता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द लिमिटिंग फैक्टर्स। सो लिमिटिंग फैक्टर क्या है हम लोग को पता है, वो कंपोनेंट ऑफ द इनपुट जो कि हम लोग के पास बहुत ही स्कैर्स क्वांटिटी में अवेलेबल है। इट कैन बी वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, इट कैन बी द लेबर, और इट कैन बी एनीथिंग एल्स। सो इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग बनाने के लिए हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग का प्लांट कैपेसिटी है उसको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लें। द सेकेंड पॉइंट सेज द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। मतलब जब भी हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाएंगे इट शुड बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी लाइकली टू बी अचीव्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो
प्लांट का मैक्सिमम कैपेसिटी है, हम लोग उसको ध्यान में रख के हम लोग का जो प्रोडक्शन बजट है वो बना ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को जो नॉर्मल कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों का प्लांट हमेशा 75% कैपेसिटी पे काम करता है, तो हम लोग को जो प्रोडक्शन बजट बनाना है वो हम लोग 75% कैपेसिटी पे हम लोग कितना अचीव कर सकते हैं उसको ध्यान में रख के प्रोडक्शन बजट बनाना है, ना कि अगर हम लोग उसको 100% कैपेसिटी पे यूज करें तो कितना होगा, ये हमें नहीं देखना है। सो हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेंट्री पॉलिसी। मतलब जब भी हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाएं, ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है जानना what extent materials are available for producing the budgeted production। मतलब जितना भी हम लोग का बजटेड प्रोडक्शन का क्वांटिटी है उतना प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। और जो दूसरा चीज है हमें ध्यान रखना है, दैट इज टू वेरीफाई द एक्सटेंट टू विच द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज टू बी कैरिड। हमें सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है, रादर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग प्रोड्यूस कर ले बहुत सारा यूनिट्स, तो क्या हमारे पास उतना इन्वेंट्री है कि हम लोग सारा फिनिश्ड गुड्स को कैरी कर सके। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है सेल्स बजट्स मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, हमें पहले सेल्स बजट ही बनाना है, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हाँ इतना सेल्स अगर हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। फिर बोल रहा है कि अगर हमें इफेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट करना है तो हमारे पास अ प्लान ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। मतलब जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या क्या ऑपरेशंस कैरी आउट करना है और वो उन लोग का सीक्वेंस क्या क्या है, ये भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है, सो दैट हम लोग एक इफेक्टिव प्रोडक्शन बजट बना पाएंगे। लास्ट पॉइंट में बोल रहा है द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। ऑब्वियसली जो भी हम लोग के मैनेजमेंट का पॉलिसी है या स्ट्रैटेजी है या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब तो हमें ध्यान में रखना ही है while making the production budget. So next we are going to study about the objectives and the advantages of production budget. So first point में बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके हम लोग, ये है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन बजट। दूसरा बोल रहा है मेंटेनिंग लो इन्वेंट्री विच रिजल्ट्स इन रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन एंड फॉल इन प्राइसेस। मेंटेनिंग लो इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल है या फिर जो हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं उन लोगों का जो इन्वेंट्री है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक का हो या फिर क्लोजिंग स्टॉक का हो या फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का हो, वो सब हमें कम रखना चाहिए, लो रखना चाहिए, सो दैट हम लोग का जो रिस्क है किसी भी चीज को लेके, फॉर एग्जाम्पल आग लग गया हमारे इन्वेंट्री में या फिर कुछ और हो गया, उसका रिस्क जो है वो कम होगा और जो भी प्राइसेस हैं हम लोगों का वो भी कम होगा। ऑटोमेटिकली हम लोग का कॉस्ट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। थर्ड में बोल रहा है फोकस ऑन द फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी टू फ्रेम पॉलिसीज एंड प्लान सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो फैक्टर्स जो कि हम लोगों का कोई भी पॉलिसी को बनाने के लिए, कोई भी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए और फ्यूचर में हम लोग जो भी ऑपरेशंस करने वाले हैं उनको सीक्वेंसिंग करने के लिए जो भी फैक्टर्स नेसेसरी हैं हमें उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। फोर्थ में बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इनटू द फ्यूचर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मतलब है कि हम लोग पास्ट परफॉर्मेंसेस को स्टडी करेंगे और उससे हम लोग कुछ पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे और उसको हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर में जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो डिजायर्ड प्रॉफिट है या फिर डिजायर्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम या सेल्स वॉल्यूम है उसके लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है टू सी दैट राइट मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम। राइट मटेरियल्स, राइट प्लेस एंड राइट टाइम मतलब है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये इंस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि जो राइट मटेरियल्स हैं वो सही वक्त पर सही जगह पे प्रोवाइड किया जाए, अदरवाइज जो फ्लो ऑफ ऑपरेशन है उसमें हैम्पर हो सकता है। इट हेल्प्स इन शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन सो दैट डिलीवरी डेट्स आर मेट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज गेन्ड।
ये तो बहुत ही बेसिक चीज है कि जो भी हम लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका प्रॉपर शेड्यूलिंग होना बहुत जरूरी है, सो दैट हम लोग जो टाइम पे डिलीवरी कर सके और कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर सके। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऑब्वियसली हम लोग बजट इसलिए बनाते हैं सो दैट हमें जो भी आने वाला प्रॉफिट या लॉस है उसका हमें पहले से थोड़ा सा एंटिसिपेशन हो जाए, विच इज यूजफुल इन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर हम लोग एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे तो वो हमारा परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन बजट। आज हम लोग सिर्फ सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट का थ्योरी पढ़ेंगे। आने वाले क्लासेस में हम लोग बाकी थ्योरी कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। सो हम लोग पहले करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये बहुत ही ज्यादा इजी और बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं इसको कॉपी में सॉल्व नहीं कर रही हूं, मैं आपको बुक में ही बता दूंगी इसको कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 3 months ending March 31st 2016 for a factory producing 4 products। 4 प्रोडक्ट्स है ABCD on the basis of the following information। यहाँ पे जनवरी 1 का दिया है और एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग जैन टू मार्च ये दिया है और डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑन March 31st कितना है ये दिया है। सो दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक और ये है एस्टिमेटेड सेल्स और ये है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक। हमें सबसे पहले ये जानना है कि प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हुआ है, ये हम कैसे निकालेंगे। टोटल जितना भी हम लोग का सेल्स वैल्यू है उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे माइनस कितना ओपनिंग स्टॉक था पहले से, ये हम लोग देख लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 50 यूनिट्स का सेल किया और पहले हम लोग के पास कितना क्वांटिटी था, फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स था हम लोग के पास पिछले ईयर का और 50 यूनिट्स हम लोगों ने सेल किया और हमारे पास एट द ईयर एंड हमारे पास बच गया कितना 20 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। 50 + 20 70 - 10 = 60। ये कैलकुलेशन तो बहुत ही बेसिक है और सबको ही पता होता है। सो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। सो क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है कि प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 months एंडिंग 31st March 2016। हम लोग क्या करेंगे, सेल्स कितना है एस्टिमेटेड ये सब है ये देखेंगे, फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उससे माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है। आ गया हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और द प्रोडक्शन इन यूनिट्स। तो ये तो बहुत ही बेसिक है और हम लोग 4 प्रोडक्ट्स का ऐसे ही निकाल सकते हैं। जनरली इतने इजी क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है एग्जाम में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है और जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December आर गिवन। प्रोडक्शन इन यूनिट्स दोनों प्रोडक्ट का गिवन है, प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y दोनों का गिवन है। फिर अगेन डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट गिवन है 12.5 और ये है 19। फिर डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट भी गिवन है और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल है ये और ये भी हमें गिवन है। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 products X and Y। A forecast about the number of units to be sold in the first 7 months is given below। प्रोडक्ट XY और फर्स्ट 7 months जनवरी से लेके जुलाई तक का हमें दोनों प्रोडक्ट्स का कितना नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड उसका जो फोरकास्टिंग किया गया है उसका हमें अमाउंट दे दिया है। फिर बोल रहा है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। मतलब किसी भी मंथ के एंड में वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं होगा। फिर बोल रहा है, finished units equal to half the sales for the next month will be in stock at the end of each month including December of previous year। मतलब क्या है कि जनवरी का जो finished goods होंगे या फिर जो closing stock होगा that will be equal to half of the sales amount of February।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें ये सब यूनिट्स में हमें गिवन है और हमें जो बजटिंग करना है ये भी हमें यूनिट्स में ही करना है। सो कमिंग टू द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें पहले एक प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th जून, और ये हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट एक्स के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं तो हम लोग किस फॉर्मूले के बेसिस पर इसको बनाएंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है सेल्स। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में दिया है जनवरी के लिए 10,000, 12,000, 16,000 और ऐसे ही। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सेल्स कितना दिया है 10,000, फिर है 12,000, फिर मार्च के लिए है 16,000, अप्रैल के लिए है 20,000, मई के लिए है अगेन 24,000 और जून के लिए है 24,000 अगेन। अभी हमें क्या करना है, सेल्स में ऐड करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगले महीने का जितना भी सेल्स होगा उसका हाफ हो जाएगा पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे 12,000 है फरवरी का सेल्स, इसका हाफ हो जाएगा 6,000, तो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 6,000। फरवरी का कितना हो जाएगा 8,000, वैसे ही अप्रैल का हो जाएगा 10,000, मई का हो जाएगा 12,000, अगेन जून का भी हो जाएगा 12,000 और जुलाई का भी हमें गिवन है सेल्स का क्वांटिटी 24,000, सो जून का भी अगेन 12,000 हो जाएगा। अभी हम इसको ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 16,000, फिर ये हो जाएगा 20,000, ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, फिर ये हो जाएगा 32,000, ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 36,000 अगेन। अब हम लोग इससे क्या माइनस करेंगे, अभी हमें इससे माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ओपनिंग स्टॉक जनवरी का कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये इसमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमें बोला था कि अगले महीने का जो सेल्स का क्वांटिटी है वो पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो हमें पता है जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है दैट विल बी द ओपनिंग स्टॉक फॉर फरवरी। तो फरवरी का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 6,000, यही हो जाएगा हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक। अगेन इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्च के लिए हो जाएगा, फिर मार्च का जो है वो अप्रैल के लिए, अप्रैल का जो है वो मई के लिए, ऐसे ही चलता जाएगा। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जनवरी का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, और दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, उसके अगले महीने के सेल्स का हाफ, यानी कि जनवरी में जितना सेल्स हुआ है उसका हाफ हो जाएगा हम लोगों का दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक, विच इज ऑल्सो द ओपनिंग स्टॉक फॉर द मंथ जनवरी। सो ये हो जाएगा 10,000 का हाफ 5,000। इस क्वेश्चन में बस यही वाला कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगेन ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 10,000, this will be 12,000, this will again be 12,000। अभी हम लोग इसको अगर माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 11,000। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ओके, सो प्रोडक्शन ये आ गया 11,000, ये आ जाएगा 14,000, दिस विल बी 18,000, ये अगेन 22,000, ये हो जाएगा 24,000। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, ये 10,000 होगा क्योंकि जुलाई का यहाँ पे सेल्स दिया है 20,000, तो
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जून विल बी 10,000. सो ये हो जाएगा हम लोग का 34,000 एंड दिस विल बी 22,000. तो टोटल प्रोडक्शन विल बी टोटल ऑफ ऑल दीज यूनिट्स. तो इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,11,000 यूनिट्स. सिमिलरली हम लोग एक और बजट बनाएंगे फॉर प्रोडक्ट वाई. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेल्स, फिर ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, फिर माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक और हमें मिल जाएगा प्रोडक्शन इन यूनिट्स. तो प्रोडक्ट वाई का कितना दिया है? सेल्स दिया है 28,000, इसका भी 28,000, अगेन इसका 24,000, दिस इज 20,000 और मई में हो जाएगा 16,000 और जून में हो जाएगा अगेन 16,000. ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? नेक्स्ट महीने का हाफ, यानी कि फॉर जनवरी इट विल बी 28,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14,000. और मार्च के लिए हो जाएगा, फरवरी के लिए हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 10,000, दिस विल अगेन बी 8,000, दिस विल बी 8,000 अगेन. और जुलाई का हमें दिया है 18,000, सो दिस विल बी 9,000. अभी हम सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 42,000 और ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 34,000, ये हो जाएगा 28,000, अगेन दिस विल बी 24,000 और ये हो जाएगा 25,000. अभी हम लोग इससे क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे. ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे जनवरी का हाफ. जनवरी का जो सेल्स होगा उसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक. सो दिस विल बी 14,000. अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28,000. यहाँ पे अगेन हम लोग देखेंगे कि इसका हाफ कितना होगा. फरवरी का हो जाएगा अगेन 14,000. सो ये आ जाएगा 26,000. मार्च का हो जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 22,000. अगेन इसका हो जाएगा 10,000, इसका 8,000, इसका भी 8,000, ये होगा 18,000, ये होगा 16,000, ये हो जाएगा 17,000. इन सबको अगर हम लोग टोटल कर देंगे तो हम लोग का टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा 1,27,000 यूनिट्स. हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितना होगा दोनों प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के लिए, ये हम लोगों ने निकाल लिया. क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? प्रिपेयर फॉर 6 months एंडिंग 30th June अ प्रोडक्शन बजट एंड अ समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट. हम लोगों ने ये जो प्रोडक्शन बजट है ये तो निकाल लिया. अब हम लोग को बनाना है समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए हमें ये जानना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है. डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है और वेरिएबल टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट ये भी हमें दे दिया है. सो इसका तो दोनों का पर यूनिट दिया है कितना प्राइस है. तो पहले हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का कितना होगा टोटल कॉस्ट ये निकाल लेते हैं. डायरेक्ट मटेरियल हमें गिवन है 12.5 रुपीज पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स. तो हमारे पास टोटल इतने यूनिट्स हैं इंटू 12.5, ये आ गया 13,87,000 एंड 500 रुपीज. फिर हम लोग देखते हैं
यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है 127,000 इंटू 19, ये हो जाएगा 24,13,000 और दोनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 38,500 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस का देख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस का गिवन है 4.5x के लिए और 7 है y के लिए। x का आ जाएगा 4,99,500 और सिमिलरली हम लोग का y का आ जाएगा 127,000 इंटू 7, 8,89,000। इन दोनों को ऐड करने पे टोटल हमें कितना आ जाएगा? दिस विल बी 13,88,500 रुपीज। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का जो टोटल कॉस्ट है ये आ गया। अभी हम लोग देखते हैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि वेरिएबल है, ये हमें गिवन है। तो ये तो पिछले साल का है, तो हम लोग देख लेंगे कि जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड है, ये जो अमाउंट हमें गिवन है ये इतने यूनिट्स के लिए गिवन है। तो ये हो जाएगा 6,60,000 डिवाइडेड बाय इतने यूनिट्स 2। तो हम लोगों का पर यूनिट का जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो आ रहा है 3 रुपीज। ओके, 3 रुपीज आ रहा है। और हमारे पास प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स हैं? 1,1,000। सो ये हो जाएगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आ जाएगा 3,33,000 रुपीज। और प्रोडक्ट वाई के लिए, दिस इज प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई के लिए कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में गिवन है कि जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है वो है 9,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 2,40,000। पर यूनिट आ रहा है 4 रुपीज और हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? इंटू 127,000। सो दिस इज 508,000, 5,08,000 रुपीज। और इनका टोटल हो जाएगा 8,41,000। तो अभी अगर हम लोग इनका समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें तो प्रोडक्ट एक्स के लिए ये आ जाएगा 22,20,000, प्रोडक्ट वाई के लिए आ जाएगा 38,10,000 एंड टोटल आ जाएगा 60,30,000 रुपीज। आई होप आज हम लोगों ने जो जो क्वेश्चंस किए और जो भी थ्योरी पढ़ा वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।